तो हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस का सबसे पहला पॉइंट। आखिर बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, उसका मीनिंग क्या है, रोल क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इस इन शॉर्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हम लोग ये बेसिक चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वेट, एफ एम, यस। सो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विद अ कोट। ओके, आई डोंट नो किसको ज़रूरत है ये चीज़ सुनने का, बट हाँ, talking to students about your exam is not studying. Just watching about your exam is not studying. Focusing on cutoff is not studying. Wasting time collecting resources but not using it is not studying. Learning concept and solving question is actually studying. ठीक है, तो काफ़ी बच्चे यही गलती करते रहते हैं और कुछ चैनल्स ऐसे होते हैं जो कि इसी के बेसिस पे अपना धंधा करते हैं एक्चुअली। ठीक है, धंधा करते हैं। तो प्लीज़ उन सब से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि जो भी कुछ होगा ना, वो सबसे पहले जेन्युइन सोर्स से तुम्हें पता चल जाएगा। तुम्हें लाखों वीडियो तुम्हारे सामने आएँगी कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, उन सभी वीडियोज़ को तुम्हें नहीं देखना। वहाँ पे सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है। तुम्हें बस किस चीज़ पे फ़ोकस करना है? कॉन्सेप्ट को लर्न करने में और वेट कॉन्सेप्ट को लर्न करने में और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। यहीं पे तुम्हें अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। ओके, सो ये था आज का कोड। चलो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर एंड ये चैप्टर सही में थोड़ा बहुत जैसे मैंने लास्ट में कहा था, ये हार्ड नहीं है, बस तुम्हारे लिए न्यू है। तुमने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कभी नहीं करा था, या फिर जिस वे में पढ़ना चाहिए था उस वे में नहीं पढ़ा एनसीईआरटी से। ओके, तो आज हम इस चैप्टर को प्रॉपरली अच्छे तरीके से हम लोग कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अगेन ये बॉक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग कट कर लेते हैं। और मैंने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इस बॉक्स को, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि ये इतना रेलिवेंट नहीं है हमारे लिए। लेट्स स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन। वेट, in the above case, these decisions require careful financial planning and understanding of the resultant capital structure and riskiness and profitability of business. जो ऊपर जो भी केस स्टडी होता है उससे हमें ये पता चलता है ना कि अगर फाइनेंशियल प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, वो हमें हेल्प करता है कि हम लोग अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर सकें, फिर ये भी पता कर सकें कि उसके अंदर कितना रिस्क इन्वॉल्व है और उससे कितना फ़ायदा होने वाला है अपने एंटरप्राइज को। एक बात समझो, कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है? ये चीज़ छोड़ो, बाद में आएगा तब तुम समझ लेना, लेकिन अभी के लिए सिंपल समझो कि वो डेब्ट और इक्विटी किस शेयर में हमें लेना है, या फिर कहाँ से कितने पैसे लेने हैं और क्या करना है, वो सब चीज़ें इसके अंदर हम लोग कवर करते हैं। बाद में हम लोग इसे एग्ज़ैक्टली डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, डोंट वरी। ऑल दीज़ हैव बेयरिंग ऑन शेयर होल्डर्स एज़ वेल एज़ एम्प्लॉइज़। ठीक है? ये सारे फैक्टर, चाहे वो कैपिटल स्ट्रक्चर हो, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है या फिर कितना रिस्कीनेस है, ये सारी चीज़ें अफ़ेक्ट करता है अपने शेयर होल्डर्स को भी और एम्प्लॉइज़ को भी। दे रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिज़नेस फाइनेंस, मेजर फाइनेंशियल डिसीजन एरियाज़, फाइनेंशियल रिस्क एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द बिज़नेस। क्योंकि इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना, एफएम, ठीक है? फाइनेंशियल मैनेज को हम लोग एफएम कहेंगे। उसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा मिलता है। पहले तो हमें पता चलता है कि क्या-क्या मेजर फाइनेंशियल डिसीज़न हमें लेना है, या फिर कौन-कौन से एरिया है, जहाँ पे हमें अब थॉट्स को कंसीडर करना है, उसके ऊपर हमें डिसीज़न लेने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर हमें देखना है कि कितने फाइनेंशियल रिस्क इन्वॉल्व्ड है, कितना वर्किंग कैपिटल हमें रिक्वायर्ड है। वर्किंग कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो कि काम कर रहा है। ऑफ कोर्स वो इंसान ये काम नहीं कर सकता, बट समझो क्या मतलब है इसका। अगर हमारे पास पैसे 10 करोड़ पड़ा है, ठीक है? 10 करोड़, लेकिन इसमें से सिर्फ़ हम लोग 10 लाख को ही यूज़ कर रहे हैं डे टू डे लाइफ़ में, या फिर जो भी ज़रूरत है, तो ये अपना वर्किंग कैपिटल है। इतना हमें रखना पड़ेगा ताकि अपना जो भी काम है ना, वो अच्छे लेवल पे हो पाए, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके? फिर आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल सक्सेस ऑफ success of business depend on how well finance is invested in assets and operations and how timely and cheaply the finance are arranged. So कोई भी कंपनी का सक्सेस इस चीज़ से डिपेंड करता है ना कि हमें पैसे कहाँ से और कितनी जल्दी मिल पा रहे हैं। ठीक है, उस पैसे को हम लोग कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कितने एसेट्स में, कितने काम पे लगा रहे हैं हम लोग, और कितने इजीली चीपली, मतलब कम पैसों में हमें पैसे मिल रहे हैं। कम पैसों में पैसे मिल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? जैसे यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल मैं बताता हूँ तुम्हें। वेट, जैसे मान लो, ठीक है, अ, ये है अपना मुच्छड़ मैनेजर। ओके,
इसको जाना है अपने बैंक में जाता है और पैसे डिमांड करता है, ठीक है? बैंक ने इसे 10 लाख दे दिए, ठीक है? 10 लाख इसे दे दिए, ओके। लेकिन इस 10 लाख को लेने के लिए कहीं न कहीं अपना मुच्छड़ मैनेजर जो है वो कुछ इंटरेस्ट पे करेगा ना। जैसे मान लो कि 1% इंटरेस्ट इसे पे करना है, तो कितना हुआ? ये बंदा 10,000 पे करके आएगा वहाँ पे। ये कॉस्ट ऑफ फाइनेंस हो गया, ओके। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें डिसाइड करना होता है, मतलब फाइंड आउट करना होता है कि कहाँ पे ये हमें जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो कम पड़ता है, ओके। कहाँ पे हमें चीपली अपना फाइनेंस मिल सकता है। तो इंट्रोडक्शन तो सिंपल यही था, ओके। इसमें ज़्यादा कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नॉर्मली हमें पता चल रहा है कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या। अब हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस, आखिर ये क्या है? बिजनेस फाइनेंस क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, फाइनेंस क्या होता है? फाइनेंस मतलब रोकड़ा, है ना? वेट, फाइनेंस मतलब पैसे, है ना? इन शॉर्ट बिजनेस फाइनेंस क्या होगा बताओ? जो पैसे बिजनेस में लगे हैं वो बिजनेस फाइनेंस, है ना? इजी, यही चीज यहाँ पे है। मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। सिंपल, क्लियर, ओके। ऑलमोस्ट ऑल बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर सम फाइनेंस। जो अपना, चाहे वो बिजनेस किसी भी चीज के ऊपर डील कर रहा हो, सभी को कहीं ना कहीं पैसों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पैसों के बहुत ज्यादा यूज होते हैं। हमें पैसे चाहिए ताकि हम लोग, वेट यार, हमें पैसे चाहिए, ठीक है? हमें पैसे चाहिए ताकि हम लोग अपने कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकें, उसे चला सकें, उसे मॉडर्नाइज कर सकें। मतलब टेक्नोलॉजी जो भी चेंज हो रहा है उसके साथ साथ हम लोग अपने आप को भी चेंज कर सकें, फिर एक्सपेंड कर सकें अपने बिजनेस को, फिर डाइवर्सिफाई कर सकें। अगर हम लोग आज सिर्फ कपड़े बेचते थे तो कल हम लोग शूज़ भी बेचेंगे। फिर बाइंग वैरायटी ऑफ एसेट्स, ठीक है? हम लोग बहुत सारे एसेट्स को भी खरीदते हैं। मतलब इन सब के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ओके। तो इन शॉर्ट बस यही था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और वैरायटी ऑफ, ओके ठीक है ठीक है। और वो एसेट कैसे होते हैं? हो सकता है कि वो एसेट अपना टेंजिबल हो। तुमने अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि टेंजिबल का मतलब क्या होता है। मतलब जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, मशीनरी, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग, ऑफिस, ये सारी चीज़ें। हो सकता है कि हम लोग वो पैसों का इस्तेमाल इंटेंजिबल एसेट्स को खरीदने में करें, चाहे वो ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, टेक्निकल एक्सपर्टीज हो गया। मतलब किसी ऐसे इंसान को हायर कर ले हम लोग जिसके पास बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है? तो उस स्किल को लाने के लिए भी हम लोग कहीं ना कहीं पैसे देते हैं, पैसे प्रोवाइड करते हैं, ओके। Also, finance is central to running the day-to-day operation of business, like buying material, paying bills, salaries, collecting cash from customers, etc. हमें पैसों की बहुत ज़रूरत पड़ती है डे टू डे लाइफ में भी, कि हम लोग अपने सामान को कोई भी खरीदना होता है वो हम लोग खरीद पाते हैं पैसों से। हम लोग बिल्स पे कर पाते हैं, हम लोग सैलरी दे पाते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, फिर हम लोग कैश कलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें फाइनेंस के बहुत सारे यूज़ होते हैं पैसों के। needed okay एक्सेट्रा नीडेड एट एवरी स्टेज ऑफ द लाइफ ऑफ बिजनेस एंटिटी। और ये सारे काम हमें सालों साल करना पड़ता है अपने बिजनेस के लिए, ओके। अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट फाइनेंस इज दस वेरी क्रूशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। तो वही बात है कि हमें पैसे चाहिए, सही टाइम पे सही अमाउंट का पैसा हमारे पास होना चाहिए, जिसकी वजह से हम अपने कंपनी को ग्रो कर पाए और उसे चला पाए, इन शॉर्ट, ओके। तो यहाँ तक देखो, हमने दो टॉपिक्स को कवर करा, इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इसमें क्या इंपॉर्टेंट था अपना? सिर्फ और सिर्फ ये मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस, ये वाला पॉइंट। तो इसे तुम मार्क कर लेना, ओके। और देखो, टॉपिक के साथ साथ अपने से ये क्वेश्चन पूछते रहो कि हाँ, क्या मुझे ये टॉपिक समझ में आया? नहीं आया तो डाउट पूछ सकते हो या फिर वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो। डाउट पूछोगे तो मैं पक्का आंसर करूंगा, ओके। लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम लोग मेन चीज पे आते हैं कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। ऑल फाइनेंस कम एट सम कॉस्ट। जितने भी पैसे हमारी कंपनी तक आते हैं ना, उसके बदले में हम कुछ ना कुछ सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जैसे मुच्छड़ मैनेजर ने वो इंटरेस्ट दिया था ना 10,000 का, तो वो चीज़ है। इट इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव इम्पेरेटिव दैट इट नीड्स टू बी केयरफुली मैनेज। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है कि पैसों का इस्तेमाल हमें बहुत ज़्यादा ही सोच समझ के करना चाहिए,
और कितने पैसे रिक्वायर्ड है, मतलब कितना पैसा हम लोग लोन में ले सकते हैं या फिर कितना पैसा हम लोग यूज करेंगे, इसके ऊपर हम प्रॉपरली थिंक करेंगे ऐसा। ओके, ये चीज है यहाँ पे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूसेज ऑफ फाइनेंस। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज पे डील करता है कि हम लोग पैसे सही जगह से ले जहां पे हमें कम कॉस्ट, मतलब कम कॉस्ट पे पैसे मिले हमें, और हम लोग जो पैसे आए ना उसको हम लोग ऑप्टिमली यूज करें, मतलब जहां पे सबसे ज्यादा हमें फायदा मिलता है ना हम लोग वहां पे यूज करें। ऑप्टिमल यूसेस, ओके। तो ये आता है अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंडर। For for optimal procurement, different available sources of finance are identified, compare in term of their cost, associated risk. Okay, so यही बात है कि अगर हमें पैसे लेने हैं तो पहले हमें बहुत बड़ी बिठानी पड़ती है। पहले हम सोचते हैं कि अगर हम लोग बैंक से पैसे लेते तो उसके बदले हमें कितना पैसा देना पड़ेगा, अगर हम किसी से उधार लेते तो उसको हमें कितना देना पड़ेगा, मतलब पूरा हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कहाँ से हम लोग पैसे उठा सकते हैं और उसके बदले में हमें क्या देना पड़ेगा। ओके, the finance so procured needed to be invested in a manner that return from the investment exceeds the cost at which procurement has taken place. So एक चीज समझो, अगर हम लोग किसी चीज को कुछ पैसे दे के खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर हम किसी चीज को पैसे दे के खरीद रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग एक चीज को एज्यूम कर सकते हैं ना कि उस चीज का वैल्यू, उस चीज से जो हमें फायदा जो मिलने वाला है वो द अमाउंट वी पे उससे ज़्यादा है, मतलब जो हमें वैल्यू है, उस प्रोडक्ट का वैल्यू जो हमें मिल रहा है वो ज़्यादा है प्राइस से, एमआरपी से। ओके, तभी कोई इंसान आता है और प्रोडक्ट को खरीदता है उससे। एमआर लिखा हुआ है यहाँ पे, सिंपल एमआरपी, ठीक है, एमआरपी, ये चीज़ है। फाइनेंस ऑफ प्रोक्योर नीड, ओके, वेट वेट वेट, अब मैं इसे समझाता हूँ कि क्या सीन है यहाँ पे। मान लो कि मैंने 10 करोड़ वेट 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 मान लो कि मैंने 10 करोड़ उठाया था कहीं से, ठीक है। अब और इसके बदले में मैंने 1 लाख रुपए किसी को दिया, ओके, 1 लाख रुपए, ठीक है। अब मैं इस 10 करोड़ को ऐसे यूज करूंगा, ऐसे इन्वेस्ट करूंगा ना, ऐसे इन्वेस्ट करूंगा कि उसका रिटर्न 1 लाख से ज्यादा हो। ओके, 1 लाख से ज्यादा मुझे रिटर्न मिले, तभी तो ये जस्टिफाइबल होगा ना कि हम लोग 1 करोड़ 1 लाख दे के हम लोग ये पैसे उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका फायदा हमें ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि कंपनी हमेशा फायदे के ऊपर काम करती है। आई होप सो इट इज क्लियर। कुछ भी डाउट होता है तुम कमेंट में पूछ सकते हो, ओके। Financial management aims at reducing the cost of fund procured, keeping the risk under control and achieving effective deployment of fund। ठीक है, अब चीज समझो क्या होता है। जो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, वो किस चीज पे कंसर्न करता है। सबसे पहले तो अपना पैसे कम लगे फंड को प्रोक्योर करने में, फिर रिस्क को भी हम लोग अंडर कंट्रोल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी जगह से फंड उठा लिए जहां पे हमें बहुत जल्दी पैसे रिटर्न करना पड़ रहा है या फिर वो बहुत ही रिस्की सोर्स है। मान लो कि हम लोगों ने कहीं इक्विटी शेयर से पैसे उठा लिए, इन फ्यूचर उसका वैल्यू डाउन हो सकता है ना, वो इतना रिलायबल नहीं है। एक गलत एग्जांपल था, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन होप से कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तुम लोग। अचीविंग इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट ऑफ सच फंड्स, और उसके बाद फिर हमें डिसाइड करना होता है कि आखिर हम लोग उस पैसों का इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं। ओके, तो ये चीज़ तुम हाईलाइट कर लेना। ओके, ये सारी चीज़ें वेट, इससे भी येलो कर लेता हूँ, या फिर ऐसे साइड में एक फ्लो चार्ट बना लेना। वेट में बना देता हूँ तुम्हारे लिए, कैसे करना है। ऊपर जो भी स्पेस होता है ना तुम्हारे एनसीईआरटी पे, यहाँ पे लिखो एफएम और इसके 3 ब्रांच निकाल दो, ठीक है, 1 2 3। एक में लिख दो रिस्क, रिस्क कम होना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए, और जो अपना यूसेज है, यूसेज अपना ऑप्टिमल होना चाहिए। ऐसे तुम फ्लो चार्ट बना सकते हो। ऊपर कुछ लिखा हुआ था इसलिए मैंने वहां पे लिखा नहीं, वरना फिर तुम वहीं पे लिखना जहाँ पे वाइट स्पेस है। ओके, सो ये चीज़ था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। Needless to emphasize, the future of business depend a great deal on quality of its finance management. So ये कहने की बात नहीं है, हम इतना तो समझ चुके हैं कि आखिर अपना बिजनेस कितना ग्रो करेगा या फिर कितना वो सक्सेसफुल है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हम लोग अपने पैसों का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंस, the role of financial management cannot be overemphasized.
हम हज़ार बार नहीं बोल सकते कि आखिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। ये बात तुम्हें खुद से भी समझ में आ रही होगी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके? सिंस इट हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ अ बिज़नेस, ओके? जो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना, उसी के बेसिस पे उसी के बेसिस पे डिपेंड करता है कि आखिर अपना एंटरप्राइज़ के अंदर फाइनेंस का क्या हेल्थ है। मतलब फाइनेंशियल हेल्थ क्या है? क्या हम लोग कर्ज़े में हैं या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं? ये चीज़। आई होप सो समझ में आ रहा है। The financial statement, such as balance sheet and profit and loss account, reflect a firm's financial position and its financial health. जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, चाहे वो बैलेंस शीट हो गया या फिर पेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, ये रिफ्लेक्ट करता है अपना फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल हेल्थ को, ओके? तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है? कि कौन सी चीज़ें होती है जो कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल हेल्थ को डिफाइन करते हैं। वो होता है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके? इसको हाइलाइट मत करना, नॉर्मली ऐसे बॉक्स बना देना, ओके? आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज। वेट, सम सम prominent example of the aspect being affected could be under, ओके? सो अगर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखते हैं तो उसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है, ओके? तो वो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं। वेट, हम लोग पढ़ते ही हैं, ठीक है? द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट ऑफ द बिजनेस। अगर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को देखें, ओके, उससे क्या होता है ना कि हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि आखिर हमारी कंपनी के अंदर कितना फिक्स एसेट होगा, ओके? कितना फिक्स एसेट होगा। वो कैसे? मान लो कि हमने 100 करोड़ एलोकेट कर दिया, अपने जितना भी फंड था, मतलब 1000 2000 करोड़ हमारे पास पड़े हुए थे, जिसमें से 100 करोड़ को हमने डिप्लॉय कर दिया कि हम लोग कुछ ना कुछ मशीन्स खरीदेंगे, कुछ ना कुछ फिक्स एसेट खरीदेंगे। तो कहीं न कहीं वो रिलेट करता है ना इस पॉइंट से कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से साइज़ एंड कंपोज़िशन ऑफ फिक्स्ड एसेट अफ़ेक्ट होता है। अगर हम लोग ज़्यादा डिप्लॉय करते हैं फंड्स को तो कहीं न कहीं हम लोग ज़्यादा चीज़ें खरीद पाएँगे। ये चीज़ था यहाँ पे। सेकंड पॉइंट, वेट, द क्वांटम ऑफ करंट एसेट एंड इट्स ब्रेकअप इंटू कैश, ओके, इन्वेंटरी एंड रिसीवेबल्स। आखिर हमारे पास कितना करंट एसेट होगा, कितना कैश होगा, कितना इन्वेंटरी होगा, ये सब भी डिपेंड करता है अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर, ओके? With an increase in investment in fixed asset, there is a commensurate increase in the working capital required. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? अगर हम लोग किसी भी फिक्स एसेट के अंदर पैसे डिप्लॉय करते हैं, ओके? तो ये हम लोग मान के चलते कि कहीं न कहीं इन फ्यूचर हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब हमें पैसों की ज़रूरत ज़्यादा होने वाली है। क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा मशीन से ज़्यादा मशीन के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, ओके? ये चीज़ है। जस्ट एग्ज़ाम्पल है, ओके? The quantum of current asset is also influenced by financial management decision. क्वांटम क्या होता है? आखिर हम लोग कितना क्वांटिटी में करंट एसेट रखने वाले हैं, मतलब कैश हो गए, इन्वेंटरी हो गई, ये सब चीज़ें, वो भी डिपेंड करता है अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन के ऊपर। इन एडिशन, ओके, इन एडिशन, decision about credit and inventory management affect the amount of debtors and inventory, which in turn affect the total current asset as well as their composition. सो अगर हम लोग देखते हैं ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो वो हेल्प वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस करता है कि हमारे पास कितना इन्वेंटरी होगा, कितने डेब्टर्स हम लोग रखने वाले हैं, और कहीं न कहीं ये 2 चीज़ें जो है ना, वो अफ़ेक्ट करता है अपने फाइनेंशियल हेल्थ को। आखिर हमारी कंपनी के अंदर कितना करंट एसेट रहने वाला है। आई होप सो ये भी थोड़ा क्लियर है। अभी तक खुद से एक बार सवाल पूछ के कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही? हाँ, मतलब ये एक नई चीज़ तुम पढ़ रहे हो और वो उसका काम क्या है, उसका क्या यूज़ है या फिर क्या चीज़ है, वो अभी मत सोचो, ठीक है? जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो बस वो क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। मैं ये नहीं पूछ रहा कि क्या वो तुम्हें याद हो गया, बस समझ में आ रहा है तो हाँ, अच्छी बात है। बाकी अगर तुम्हें कुछ भी डाउट होता है तो तुम पूछ सकते हो। दिस चैप्टर विल टेक योर टाइम। बहुत टाइम तुम्हें पढ़ना पड़ेगा तब जाके तुम्हें एक अच्छे लेवल पे ये इस चैप्टर के ऊपर कमांड हो पाएगी। ओके? तो प्लीज़ थोड़ा बहुत मेहनत के लिए तैयार रहना। In addition, decision about credit and inventory management affect the amount of debt. Okay, ठीक है, ये पढ़ लिया था हमने. Let's come to the third point. The amount of long-term and short-term fund to be used.
आखिर हम लोग कितना लॉन्ग टर्म या फिर कितना शॉर्ट टर्म फंड यूज करने वाले, ये भी डिपेंड करता है अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, among other among others involving decision about the proportion of long term and short term funds। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से हम लोग कंसिडर कर पाते कि हमें कितना लॉन्ग टर्म में पैसे उठाने हैं और कितना शॉर्ट टर्म में पैसे उठाने हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग टू हैव मोर लिक्विड एसेट वुड रेस रिलेटिवली मोर अमाउंट ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस। अगर मान लो कि किसी को ज़रूरत है, अब अब चीज़ें चीज़ें थोड़ा सा समझने वाली स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। अगर मान लो कि किसी कंपनी को ज़रूरत है कि उसके पास पैसे हों, ठीक है? तो कहीं न कहीं वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे उस एक सामान को खरीदना चाहेगी कि आज वेट, वेट, मैं समझाता हूँ, ठीक है? हमने एक मशीन को लिया, ठीक है? ये है अपना 100 करोड़ का, ठीक है? हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास एग्ज़ैक्टली 100 करोड़ है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली 100 करोड़ है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम चाहेंगे तो 100 करोड़ को यहाँ पे देके सेटल कर लेंगे अपने अकाउंट को। मतलब उसका हिसाब-किताब कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ समझो, क्या कंपनी के अंदर सिर्फ़ यही इकलौता खर्च है कि हमें इसके 100 करोड़ वापस देना है? हमारे पास और भी तो चीज़ है, जो हमारे पास एक्जिस्टिंग मशीनरी हो गया या फिर वर्कर्स को सैलरी देना, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इनको भी हमें कंसिडर करना है। तो फिर हम क्या बात करेंगे ना इस वाले बंदे के साथ? इस वाले बंदे के साथ हम लोग बात करेंगे कि ये 100 करोड़ को मैं 10 साल में पे करूँगा। मतलब 10 साल 10 करोड़ के हिसाब से मैं तुझे पेमेंट कर दूँगा, ठीक है? तो ये हम लोग लॉन्ग टर्म बेसिस पे किसी चीज़ को खरीद रहे हैं। ओके। देयर इज़ अ चॉइस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो हम लोग लिक्विडिटी रखें, मतलब कि हम लोग लॉन्ग टर्म में फाइनेंस को उठाएँ ताकि हमारे पास पैसे बचे रहें। उस पैसे को हम लोग कहीं 100 करोड़ पूरा प्रोवाइड ना करें, या फिर प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, मैं समझाता हूँ। प्लीज़ अभी शांत, दिमाग शांत, ओके? एक लंबी गहरी साँसें लो और समझो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। लिक्विडिटी कैसे? ऊपर मैंने जो एग्ज़ाम्पल समझाया था ना, एक मशीन का, कि मशीन को खरीदने के लिए हमें 100 करोड़ देने थे। अगर हम लोग 100 के 100 करोड़ दे देते तो कहीं न कहीं वो हमारा लिक्विडिटी इफ़ेक्ट मतलब ख़त्म कर देता। लिक्विडिटी मतलब हमारे पास कितने पैसे बच है एट करंट टाइम, एट करंट पीरियड ऑफ टाइम हमारे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। ओके? तो वो लिक्विडिटी को अफ़ेक्ट करता। इसी की वज़ह से हमने क्या करा, अगर हमें ज़्यादा लिक्विडिटी चाहिए था, मतलब कि हमारे पास ज़्यादा पैसे हों, तो हमने इस 100 करोड़ को मतलब ईएमआई पे डाल दिया कि हम लोग 10-10 करोड़ देते रहेंगे तुम्हें हर साल और तुम्हारे हिसाब क्लियर कर लेंगे। ओके, ये चीज़ था। अगर मान लो कि हमारी कंपनी के पास 1000 करोड़ होता, उसे क्या ज़रूरत है? उसके पास ऑलरेडी 900 करोड़ एक्स्ट्रा है, तो वो लिक्विडिटी के पीछे नहीं भागता, उसे कम लिक्विडिटी की ज़रूरत है। ओके, तो फिर वो 100 करोड़ को क्लियर कर देता है यहाँ पे। आई होप सो, प्लीज़ ये चीज़ समझ लेना। बहुत कुछ भी डाउट होता है तो तुम कमेंट में पूछना, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है, तुम्हें टाइम लगेगा इसको ग्रैस्प करने में। ये चीज़ मैं पहले बताता हूँ। अब प्रॉफिटेबिलिटी ये वाला पॉइंट कहाँ से आता है सामने? ओके, अब चीज़ समझो। ऊपर हमने देखा था, मैं बार-बार ये एग्ज़ाम्पल मिटा रहा हूँ कि देखो 100 करोड़ का सामान था। अगर हम लोग इस बंदे से बात करते कि हम लोग इस 100 करोड़ को 10 साल में देंगे, ठीक है? तो ये बंदा इतना मूर्ख थोड़ी ना है। ये बंदा इतना पागल थोड़ी है कि 10 साल बाद भी वो उससे 100 करोड़ ही लेगा। ऑफ कोर्स ये बात है कि इन्फ्लेशन नाम की भी चीज़ होती है ना, इन्फ्लेशन नाम की चीज़ होती है। अ, अगर वो 10 साल बाद अगर इससे पैसे माँग रहा है, मतलब 10 साल बाद अगर चलो नाम ले देते हैं। हम लोग ए से वेट। हम लोग ए से सामान ले रहे हैं और हम लोग है बी, ठीक है? अगर ए को बी से पैसे चाहिए होंगे 10 साल बाद, तो वो ऑफ कोर्स सी बात है सिर्फ़ 100 करोड़ नहीं माँगेगा। वो 100 करोड़ प्लस इंटरेस्ट माँगेगा, है ना? इंटरेस्ट, ओके। तो अब देखो, ये जो इंटरेस्ट है ना, ये कहीं न कहीं हमारे लिए इन फ्यूचर कॉस्ट बनने वाला है और कॉस्ट कहीं न कहीं हमारे प्रॉफ़िट को कम करता है, ये चीज़ है। इसकी वज़ह से प्रॉफ़िटेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे बन के आता है। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है, या तो हम लोग लिक्विडिटी रखें कि हमारे पास पैसे हों और अ, हम लोग डेल मतलब ईएमआई पे सेटल कर लें कि 10 साल में हम लोग 10-10 करोड़ देते रहेंगे, ठीक है? अ वेट, 10-10 करोड़ हम लोग 10 साल तक देते रहेंगे, ठीक है? इससे क्या होगा, हमारे पास लिक्विडिटी तो आ गई, एट प्रेज़ेंट हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं कि हम लोग अपने बाकी सारे काम को फंड कर पाएँ। लेकिन प्रॉफ़िटेबिलिटी के साथ हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। इन फ्यूचर हमें प्रॉफ़िटेबिलिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा।
कि हम लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ओके, प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पे मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर अपना हम लोग कंसीडर करते हैं कि हमारे पास लिक्विड फंड हो, तो इन फ्यूचर हमारे पास प्रॉफिट नहीं बचेगा। ओके, वहीं पे अगर हम लोग मान लेते हैं कि ठीक है हमें लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है, 100 करोड़ के 100 करोड़ तू रख ले, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिक्विडिटी को कंसीडर नहीं करा, तो इन फ्यूचर जो हम लोग इंटरेस्ट पे करने वाले थे, जो हमारा कॉस्ट बनने वाला था, वो तो बच गया ना। तो अगर हम लोग इन फ्यूचर कोई कॉस्ट पे नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट जो था वो कम नहीं होने वाला, मतलब कि वो ठीक ठाक है, मतलब ज्यादा है। ओके, तो ये केस होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम लोग लिक्विडिटी को ऑफर करें या फिर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी को ऑफर करें। आई होप सो ये चीज समझ में आ रखा होगा, आ गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देख रहे हो कितना छोटी सी लाइन से कितना इन डेप्थ बात सामने रखी हुई है एनसीईआरटी ने। अब बताओ एक बेचारे बच्चे को कैसे समझ में आएगा ये सारी चीजें। कितना रोया था मैं इस चैप्टर को लेके, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। आई होप से ये पॉइंट तुम्हें क्लियर हो चुका होगा, और ये चीज तुम याद रख लेना। ओके, इतना याद रख लेना, वो तो मैंने एक्सप्लेन कर रखा था, लेकिन याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर द अंडरलाइंग assumption here is that current liabilities cost less than long term liabilities। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग कंसिडर करते हैं, एक assumption लेके चलते हैं कि वेट वेट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मेरा वॉइस। हाँ, देखो गाइस थोड़ा बहुत ट्रॉमा है मेरे पास कि मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ और वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हुई। तो देखो यहाँ पे क्या चीज था, ठीक है। द अंडरलाइंग assumption here is current liability cost less than long term liabilities। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखा हुआ है कि करंट लाइबिलिटी जो होता है वो कम कॉस्ट करता है, करंट लाइबिलिटी कॉस्ट लेस देन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। व्हाट द हेल इज दिस, ठीक है। मान लो, मान लो कि इन फ्यूचर आज के टाइम में अगर हमें पैसे प्रोवाइड करने होते हैं उस बंदे को, तो हमें सिर्फ 100 करोड़ प्रोवाइड करना होता है, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर अगर हम लोग उस बंदे को पैसे देते हैं, ठीक है, तो हमारी लाइबिलिटी 100 करोड़ से बढ़ के 100 करोड़ 10 लाख हो जाती है ना। 100 करोड़ प्लस 10 लाख जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट था वो प्लस हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। ये चीज है यहाँ पे। तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं है, इस पॉइंट्स को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते तुम्हें क्या कहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बना के दे देगा कि ऑर्गेनाइजेशन वांटिंग टू हैव मोर लिक्विड एसेट वुड रेज रिलेटिवली डैश अमाउंट के डैश अमाउंट ऑन डैश बेसिस। ओके, तो यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और वहां से तुम्हें सेलेक्ट करना होगा मोर मोर और लॉन्ग टर्म बेसिस। आई होप सो ये क्लियर है। थर्ड पॉइंट, लेट्स मूव टू द फोर्थ पॉइंट। ओके, ब्रेकअप। ठीक है, बहुत गंदा सा जो है। Breakup of long-term financing into debt equity. Breakup of long-term financing into debt equity, etc. of total long-term finance. The proportion to be raised by way of debt and or by equity is also financial management. तो मान लो कि हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है और इस्तेमाल उसका इस्तेमाल हम लोग सालों साल करने वाले हैं, मतलब लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम लोग इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसका इस्तेमाल हम लोग लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम लोग करने आई थोड़ा ना होता है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे हम लोग करने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम लोग इस पैसे को इक्विटी शेयर्स ऑफर करके हम लोग पैसे उठाएं, ठीक है। या तो हम लोग डेट मतलब किसी कहीं से लोन लेके हम लोग ये सारे पैसे को लेके आए, या फिर हो सकता है कि हम थोड़ा सा इक्विटी कर लें, इक्विटी शेयर्स को ऑफर कर लें और थोड़ा सा हम लोग डेप्ट ले लें, ठीक है। ये तीन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। Amount of debt, equity, share capital, preference share capital are affected by financial decision. So एक चीज हमें समझ में आनी चाहिए कि ये कितना हम लोग डेट से पैसे उठाएंगे, कितना हम लोग वेट 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 कितना हम लोग इक्विटी से पैसे उठाएंगे, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, और उसमें भी किस में, फाइनेंशियल डिसीजन में। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यहाँ पे देखो, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं, फाइनेंशियल डिसीजन। ओके, तो प्लीज इसे याद रखना कि ये जो भी चीज था ना कि आखिर हम लोग कितना इक्विटी शेयर से ऑफर करने वाले हैं या फिर कितना प्रेफरेंस शेयर से करने वाले हैं, कितना डेट से करने वाले हैं, ये डिपेंड करता है किस पे, फाइनेंशियल डिसीजन पे।
और वो किस चीज़ का पार्ट है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। वाह! हम लोग पढ़ते-पढ़ते इस छोटी-सी बात को इग्नोर कर लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। ये चीज़ यहाँ पे याद रखना, ओके? वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ, बहुत होश-पोश हो जाएगा वरना फिर। आई होप सो तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एनी डाउट प्लीज़ कमेंट, ओके? लेट्स कम टू द फिफ्थ पॉइंट, ओके? आखिर यहाँ पे क्या लिखा है? ऑल आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एग्जाम्पल इंटरेस्ट, एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, ये जो भी चीज़ें अपने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आता है, ओके? हायर अमाउंट ऑफ डेट मीन्स हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस इन फ्यूचर। अगर हम लोग ज़्यादा पैसा डेट से लेते हैं, मतलब लोन से लेते हैं, तो कहीं न कहीं इन फ्यूचर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। मान लो कि इंटरेस्ट रेट है अपना 1%, ओके? तो अगर हम लोग क्या कहते हैं 1 लाख रुपए लोन में लेते हैं, तो कहीं न कहीं हमें सिर्फ़ 1000 पे करना पड़ता। अगर हम लोग 10 लाख ले रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमें 10,000 पे करना पड़ेगा। अगर हम लोग कहीं न कहीं 1 करोड़ लेते हैं, ठीक है? तो हमें 1 लाख पे करना पड़ेगा। 1 1 लाख पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि जितना हम लोग डेट से पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, उतना हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, ओके? ये चीज़ है। अग लेकिन इसका क्या यूज़ होने वाला है देखते हैं हम लोग। सिमिलरली व्हाई? All item in the profit and loss account in higher the amount of debt means higher amount of interest paid. So ये सिंपल सी बात है, ठीक है? कि अगर हम लोग जितना डेट लेंगे उतना ही हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, मतलब वही चीज़ है। ऑब्वियस चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई है। सिमिलरली वेट वेट सिमिलरली यूज़ ऑफ हाई इक्विटी में एंटेल हायर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। अब देखो एक ये भी चीज़ है, अगर हम लोग ज़्यादा पैसा इक्विटी शेयर से हम लोग रेज़ करने का ट्राई करते हैं या फिर हाँ, इक्विटी शेयर से रेज़ करने का ट्राई करते हैं, तो इन फ्यूचर हमें शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा, ओके? तो वहाँ पे वो कॉस्ट आ जाता है। डेट के लिए इंटरेस्ट कॉस्ट है, रेट डेब्ट के लिए क्या कॉस्ट है अपना? इंटरेस्ट, ओके? इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट, ओके? इंटरेस्ट है और इक्विटी शेयर्स के लिए क्या कॉस्ट है अपना? डिविडेंड, डिविडेंड। Similarly, an expansion of business which is result of capital budgeting decision. Wait, similarly high equity means higher, ठीक है? Similarly, an expansion of business which is result of capital budgeting decision is likely to affect virtually all item in the profit loss account and business. So एक चीज़ है, अगर हम लोग अपने कंपनी को एक्सपेंड करते हैं ना, तो कहीं न कहीं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इफेक्ट पड़ता ही है। ओके, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है एंड प्लीज़ इसे याद रख लेना। और एक चीज़ यहाँ पे भी ये भी याद रख लेना कि जो भी अपना अ, एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस होता है ना, वो डिपेंड करता है कैपिटल बजटिंग डिसीज़न पे, ओके? तो ये इम्पोर्टेंट है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वेट, फिर आगे। देखो यहाँ पे क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट थी। पहला तो अगर हम लोग हाई अमाउंट ऑफ डेट लेते हैं, तो हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर हम लोग हाई इक्विटी करते हैं, तो हमें ज़्यादा डिविडेंड पे करना पड़ता है। ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे मार्क कर लेना, ठीक है? मार्क करने का तरीका देख लो, अगर तुम्हारे पास 2 पेन है, ब्लैक एंड ब्लू, ठीक है? तो ब्लैक से तुम ऐसे मार्क कर सकते हो, हाई अमाउंट ऑफ डेट मीन्स हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है? इतना। और दूसरे वाले पेन से तुम ऐसे मार्क कर सकते हो, हाई इक्विटी एंटेल्स हायर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है? इतना। ये इंपॉर्टेंट है, या फिर 2 अलग-अलग हाइलाइटर से इसे मार्क कर सकते हो, ये चीज़ है। फिर हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? वेट, ओके। इट कैन thus be stated that the financial statement of a business are likely determined by financial management decision taken earlier. सो चाहे वो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, मतलब बैलेंस शीट या फिर पी-एन-एल, तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आखिर हम लोग फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लेने वाले हैं, ओके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिपेंड लार्जली अपॉन मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन, ओके? ये चीज़ है। तुम्हें सही में लग रहा होगा कि इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हैं, एक्चुअल में है, ठीक है?
ये चैप्टर को हम लोग किसी भी वे में स्किप नहीं कर सकते। इसके अंदर बहुत सारी इन डेप्थ वाली चीज़ें हैं, तो उसे तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। लेकिन एक दिन में तुम्हें कुछ नहीं करना, एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ। अगर तुम्हें फ़ील होता है कि आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी तुम्हें समझ में नहीं आने वाला। इस चैप्टर को टाइम दो। जितना तुम टाइम दोगे ना, इस चैप्टर के साथ फ़ैमिलियर हो जाओगे। जब तुम पहली बार समझ रहे होगे, पहली बार रीड करोगे, तुम्हारे 20% कुछ समझ में आया होगा। दूसरी बार में शायद वो 30 पे जाएगा। थर्ड टाइम में वो 50-60 पे जा सकता है। ओके? जो ये अंडरलाइन मैंने कर रखा है ना, वो पहली बारी में मैंने नहीं कर रखा है। इस चैप्टर को मैंने मान लो 7 से 8 बार पढ़ा होगा, तब जाके मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बोल पा रहा हूँ। ओके? तो टाइम दो इसे, टाइम दो, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ओके? आगे देखते हैं। Similarly, the future financial statement would depend upon past as well as current financial decision. जो भी अपने फ्यूचर का क्या कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होने वाले डिपेंड करेगा आज के डिसीजंस पे और इन फ्यूचर के डिसीजंस पे। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तुम समझ रहे हो क्या, हर एक की लाइन में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं इसमें। Thus, the overall financial health of a business is determined by quality of financial management. तो इन सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए हम एक बात कह सकते हैं कि अगर हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से करते हैं ना, तो अपने कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ बहुत सही रहने वाला है। फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा सही रहने वाला है। हैप्पी हैप्पी। ओके, वेट। Good financial management aim at mobilization of financial resources at lower costs and deployment of these into most lucrative activities. जो एक गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है ना, वो एम करता है मोबिलाइजेशन और फाइनेंशियल रिसोर्स पे, कि हम लोग कैसे पैसों को इकट्ठा करने वाले हैं। ओके, एट लोअर कॉस्ट, कम पैसों पे, और डेवलपमेंट ऑफ दिस एंड मोस्ट lucrative वे, मतलब बहुत ज़्यादा आसानी से हम लोग कैसे जगहों से पैसे लेके आ सकते हैं, ये चीज़ है यहाँ पे सिंपल सा। ओके, इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एम होता है कि हम लोग पैसे कहाँ से उठाएँ एट लोअर कॉस्ट, एंड उसको हम लोग कैसे डिप्लॉय करें, मतलब उसका यूज़ कैसे करें इन द मोस्ट ल्यूक्रेटिव एक्टिविटीज़, मतलब जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। ओके, एक्चुअल एक्सप्लेनेशन इसका ये है। चलो अब हम लोग आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स पे। ओके, ऑब्जेक्टिव्स पे। द प्राइमरी एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज़ शेयर होल्डर्स वेल्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आखिर अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन गोल क्या होता है कि अपने फाइनेंशियल अपने शेयर होल्डर्स के वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ओके, वेट वेट वेट, ये काम क्यों कर, ओके, ये चीज़ है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ओके, आगे देखते हैं। विच इज रेफर्ड टू एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट। द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी shares is linked to the three basic financial decision which you will study a little later. Okay, market price of a company share is linked with the three basic financial decision which you will study later. जो भी अपने फाइनेंशियल शेयर्स होते हैं ना, अपने शेयर्स, ओके, उसका हमें कितना प्राइस रखने वाले हैं, मतलब एक शेयर हम लोग कितने में बेचने वाले हैं, वो डिपेंड करता है तीन बेसिक फाइनेंशियल डिसीजंस पे। ओके, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आएगा ना ये, वेट 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 वेट, ये हम तीन चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। एक है अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिर फाइनेंशियल डिसीजन, फिर डिविडेंड। ओके, तो इन सब चीज़ों को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अभी देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दिस इज बिकॉज कंपनी फंड बिलोंग टू द शेयर होल्डर। आखिर हमें क्या पड़ी है शेयर होल्डर्स की, हम लोग उनके पैसे क्यों मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं, उनको हम लोग फायदा क्यों देना चाहते हैं, क्योंकि जो अपनी कंपनी चल रही है, जो अपनी कंपनी के अंदर पैसे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ज्यादातर शेयर होल्डर से ही आ रहे हैं। शेयर होल्डर्स को हम लोग ओनर भी कहते हैं ना, ये चीज़ तुमने पढ़ा होगा अकाउंट्स में। दिस इज बिकॉज, ओके ओके ओके, एंड द मैनर इन विच दे आर इन्वेस्टेड एंड द रिटर्न अर्न बाय देम डिटरमाइन द मार्केट वैल्यू ऑफ प्राइस। ओके, मार्केट वैल्यू एंड प्राइस, अगर हम लोग उस दे आर इन्वेस्टेड,
आखिर हम लोग उस पैसे को जो हमारे शेयर होल्डर्स ने हमें दिया था, आखिर हम लोग उस पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं? आखिर उससे हम लोग कितना रिटर्न जनरेट कर रहे हैं? वो डिटरमाइन करता है कि हमारे मार्केट वैल्यू क्या होने वाला है या फिर हमारे शेयर का प्राइस क्या होने वाला है। ओके, इट मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। और इसका सिंबल से मतलब कि हम कहीं न कहीं अगर हम लोग शेयर होल्डर के फ़ायदे को अगर हम लोग देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग अपने इक्विटी शेयर्स के वैल्यू को मैक्सिमाइज़ करना चाह रहे हैं। ओके, वेरी क्लियर। अगर हम लोग शेयर होल्डर्स के बेनिफिट्स को हम लोग देखते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा इक्विटी शेयर्स का प्राइस भी होता है ना, वो एक्सट्रीम लेवल पे जाता है, मतलब बहुत टॉप लेवल पे जाता है। वेट, ये क्या हो रहा है? ओके, वेट एक सेकंड, आगे बढ़ते हैं। All financial decisions aim at ensuring that each division is efficient and adds some value. सो हमें फाइनेंशियल डिसीजन में एक चीज़ कंसिडर करना पड़ता है कि जो भी हम लोग डिसीजन लेते हैं, उसका कहीं न कहीं कुछ वैल्यू हमें मिलने वाला है। सच वैल्यू एडिशन टेंड टू इंक्रीज़ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। और हम लोग डिसीजन ऐसे लेते हैं ना कि वो हमारे लिए वैल्यू प्रोवाइड करे और इन रिटर्न क्या कहूँ मतलब साथ-साथ अपने बिज़नेस के मतलब अपने बिज़नेस के इक्विटी शेयर्स की वैल्यू को भी वो लोग बढ़ाते हैं। ओके। Therefore, those financial decisions are taken which will ultimately prove gainful for the point of view of shareholders. So अगर हम लोग शेयर होल्डर्स के पैसे को बढ़ाते हैं ना मतलब उनके बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने इक्विटी शेयर्स के प्राइस को ही बढ़ा रहे हैं और इक्विटी शेयर्स की पढ़ाई प्राइस को बढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी कंपनी की स्टेटस को बताता है कि आखिर वो हमारा कंपनी कितना बढ़िया है या फिर किस लेवल पर अपने काम को कर पा रहे हैं। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि हम लोग सिर्फ पढ़ लेते कि हमें शेयर होल्डर्स के मतलब उनके बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन क्यों करना है? क्योंकि अगर हम लोग उनके ये क्या कहते हैं रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने इक्विटी शेयर्स के भी पैसे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। भाई मैं एक चीज़ को इतनी बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम कंफ्यूज नहीं हो रहे होगे ना, फिर भी तुम हो जाओगे। मुझे ये चीज़ कम करना पड़ेगा। खैर आगे, दोज डिसीजन विच रिजल्ट इन डिक्लाइन इन द शेयर प्राइस और पुअर फाइनेंशियल डिसीजन। ओके, जिन डिसीजन को लेने की वजह से हमारे शेयर के प्राइस जो होते हैं वो कम होते हैं, डिक्लाइन होता है उसके अंदर, तो उसे हम लोग पुअर फाइनेंशियल डिसीजन कहते हैं उन डिसीजंस को। Thus, we can say that objective of financial management is to maximize current price of equity shares. तो वही बात है कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग इक्विटी शेयर्स की करंट प्राइस को हम लोग बढ़ाएं या फिर और टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर ऑफ द कंपनी दैट इज शेयर होल्डर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों ही सेम बात है, अगर हम लोग शेयर्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने शेयर होल्डर्स को फायदा पहुंचा रहे हैं। ओके, ये चीज़ है, तो इसे मार्क कर लेना इस वाले पॉइंट को। ओके, अब बात करते हैं हम लोग आगे। देयरफॉर व्हेन अ डिसीजन इज टेकन अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन अ न्यू मशीन, द एम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू एंश्योर दैट बेनिफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट exceeds the cost so that some value addition take place. सो मैंने ऊपर वही बताया था तुम्हें एक बार की बात है एक मुझे खुद से एग्जांपल याद नहीं आ रहा अभी तो, बट क्या कितनी एक इंसान की कितनी गंदी मेमोरी हो सकती है। मैं भूल गया कि मैं एक्सप्लेन क्या कर रहा था। मैक्सिमम एक्सीड्स द कॉस्ट। ओके, सो वही बता रहा था कि अगर हम मान लो कि हमने कुछ 10 लाख या फिर 100 एक 1 करोड़ था, ठीक है। 1 करोड़ हमने 10 करोड़ हमने फंड उठाया था, ठीक है। 10 करोड़ हमने फंड उठाया था 1 लाख दे के, ठीक है। 1 लाख दे के हमने 10 करोड़ फंड उठाया था। तो इसके रिटर्न में अगर हम लोग इस 10 करोड़ को कहीं पे भी इन्वेस्ट करते हैं ना, उसे हमें इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि उसका रिटर्न जो भी हो ना वो 1 लाख से ज़्यादा हो। ओके, 1 लाख से ज़्यादा हो, ये चीज़ है। अब आगे देखते हैं। आई होप सो इतना समझ में आ रहा होगा तुम्हें। आई होप सो। Similarly, when finance is procured, the aim is to reduce the cost so that the value addition is even higher. So एक और चीज़ है। ओके, एक तो हमने यहाँ पे एक एस्पेक्ट देख लिया कि हम लोग पैसे को जितने भी कॉस्ट की कांस्टेंट है, ठीक है। 1 लाख हमें मिल रहा है, ठीक है। 1 लाख हमें देना ही है, 1 लाख हमें देना ही है सामने वाले को। लेकिन उसके रिटर्न में जो हमें ये 10 करोड़ मिला था ना,
इससे ऐसा भी हो सकता है ना कि हमें 1 लाख से कम पैसे मिले, 1 लाख से कम रिटर्न मिले। हो सकता है कि हमें एग्ज़ैक्ट 1 लाख मिले या फिर हो सकता है हमें 1 लाख से ज़्यादा मिले, ओके। तो ये पहला कंडीशन था, जहाँ पे हम लोग एंड रिज़ल्ट के ऊपर फ़ोकस कर रहे थे कि आखिर हमें ज़्यादा वैल्यू मिले, ज़्यादा रिटर्न मिले। अब एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है ना कि मान लो कि अपना शेयर है, ये अपना जो भी सीन है, वेट, वेट, इज़ बहुत गंदा हीट हो रहा है मेरा कंप्यूटर, वेट। सेकंड एस्पेक्ट क्या था, मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे भी 10 करोड़ हमने फंड उठाया था। यहाँ पे देखो 1 लाख से था और मान लो हमने इसको करने के बाद हमने सिर्फ 1 लाख जनरेट करा। 1 लाख हमने प्रॉफिट जनरेट करा, ओके, 1 लाख का। तो इस सिचुएशन में ना ही हमें फ़ायदा हो रहा है, ना ही हमें नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं इस वाले बंदे से जिससे हमने पैसे लिए थे और उससे हम लोग बातचीत करके इस 1 लाख को हम लोग 90,000 पे लेके आ जाते हैं, ठीक है? 90 के पे लेके आ जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें 10,000 का फ़ायदा हो जाता है ना? 10,000 का फ़ायदा हो गया। या तो फर्स्ट कंडीशन में था कि हम लोग एंड रिज़ल्ट के ऊपर फ़ोकस कर रहे थे। सेकंड कंडीशन है कि हम लोग पहले फर्स्ट एस्पेक्ट के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं। मतलब जिससे हम लोग पैसे ले रहे थे ना, उसी से बातचीत करके हम लोग कॉस्ट को कम कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग कॉस्ट को कम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग प्रॉफ़िट को मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं। तो ये 2 कंडीशंस होती हैं, जिसकी वज़ह से हमारा जो भी है फ़ायदेमंद डिसीज़न हम लोग ले पाते हैं। ओके, आई होप सो समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो तुम कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है? In fact, in all financial decision, major or minor, the ultimate objective that guide the decision maker is that some value addition should take place. So एक चीज़ है, जो भी अपना फाइनेंशियल डिसीजन होता है, चाहे वो मेजर हो, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे वो डिसीजन लेना हो या फिर माइनर, आजकल के मतलब डे टू डे लाइफ से रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन हमें लेना हो, उसमें डिसीजन मेकर को ये बात इंश्योर करना चाहिए कि उस डिसीजन से हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा हो। ओके, all those all those avenue of investment, mode of financing, way of holding various component of working capital must be identified. सो इन शॉर्ट हमें हर वो एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करना है जहाँ से हमारा हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ओके, विच विल अल्टीमेटली लीड टू द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स, ओके, ये चीज़ है। इट कैन हैपन थ्रू एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, और ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब हम लोग एक एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग करेंगे, मतलब हम लोग डिसीजन को एक अच्छे लेवल पे हम लोग ले पाएंगे। डिसीजन मेकिंग इज एफिशिएंट इफ आउट ऑफ वेरियस अवेलेबल अल्टरनेटिव द बेस्ट इज सेलेक्टेड। हम लोग एक डिसीजन लेने को, डिसीजन मेकिंग को हम लोग एफिशिएंट कब मानते हैं? डिसीजन मेकिंग को हम लोग एफिशिएंट कब मानते हैं? जब हम लोग बेस्ट अल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हैं, बेस्ट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ओके। सो आज के इस वीडियो में बस नहीं था, इसी पॉइंट तक हम लोग कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप सो इसमें बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे क्लियर हो चुका होगा, और अपना ध्यान रखो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।